वंदे मातरम। कमल क्लासेस से जुड़ने वाले सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों का आभार। आप लोगों का प्रेम और स्नेह इसी तरीके से बने रहे, यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से हम छोटे छोटे वीडियो आपको देते रहे हैं, लेकिन इस बार एक काफ़ी बड़ी योजना आपके सामने लेकर के आए हैं। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान को नियमित रूप से मैं क्लास के रूप में शुरू करने वाला हूँ। इस चैनल से जुड़े हुए अधिकांश जो सदस्य हैं वो मेरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, लेकिन कुछ इस परिवार में नए सदस्य भी जुड़े हैं जो मेरे को हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि पिछले करीबन 10 साल तक बोर्ड क्लासों को पढ़ाने 10th 11th और 12th और पिछले लगभग 10 सालों से कॉलेज की क्लासें लेने का मैं शैक्षणिक अनुभव रखता हूँ और पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं राजनीति विज्ञान का अध्ययन करवाता आ रहा हूँ। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 देने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम ही है। और मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान के बारे में बोर्ड क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लास में शुरू कर रहा हूँ और नियमित रूप से मैं डेली 8:30 बजे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास लूँगा और संपूर्ण कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करूँगा। आप लोगों का सहयोग, प्यार और स्नेह का बना रहे ऐसे ही। राजनीति विज्ञान क्लास 12वीं के लिए है और इस विषय के 2 भाग है। एक है समकालीन विश्व राजनीति और एक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। मित्रों, ये दोनों जो विषय है वो 40-40 अंक के रहेंगे बोर्ड के अंदर और दोनों विषयों के अंदर कुल 9 अध्याय दे रखे हैं। तो मैं सबसे पहले समकालीन विश्व राजनीति जो हमारा भाग फर्स्ट है इसकी शुरुआत करूँगा। करीबन इसके अंदर 25 से 30 क्लासों की समथिंग होने का आइडिया है। 25-30 क्लासों के अंदर ये लगभग पूरा हो जाएगा। तो आप जब भी अपनी क्लास चलती है तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार बैठिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस क्लासों को पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो बोर्ड क्लास के अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 7-8 साल का मेरा अनुभव ये बताता है कि आज दिन तक जो पढ़ाया है उससे बाहर नहीं गया। और ये दावा करने का आधार ये है कि मैं किताब में से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जो बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग है वो सारा ही आपको इस कोर्स के माध्यम से करवा दूंगा। तो बड़े गौर से पढ़े और अपने जब भी पढ़ने बैठे अपनी रफ कॉपी और पेन पास में रखें। आज आपको कुछ कॉपी पेन नहीं रखना है। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो 2 किताब है, इस किताब के अंदर जो पहली किताब है हमारी समकालीन विश्व राजनीति, मैं इस किताब के संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण जो पाठ्यचर्या है, इस पाठ्यचर्या पर आप चर्चा करूंगा और अपन आगामी इस पूरी चलने वाली जो क्लासें हैं कंटिन्यू, इस क्लासों के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे सिर्फ इतना ध्यान रखना है। मतलब आप आज सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इस किताब की जो अध्याय है उन अध्यायों के नाम याद रख लेना। बस थोड़ा सा आपके दिमाग में आ भी जाएगा कि क्या क्या अपन इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप तन्मयता के साथ शांत होकर के कॉपी पेन एक साइड रख करके घंटे भर का समय वो आप इस ओर दे दीजिए। हमारी किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। कब से होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन विश्व की शुरुआत होती है। 1939 से लगा करके 1945 तक का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व 2 भागों में बंट रहा था। एक भाग
मित्र राष्ट्रों का था और दूसरा राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्रों का था। मित्र राष्ट्रों के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ये देश थे, और ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर जर्मनी, जापान और इटली ये देश थे। इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ध्रुवीय राष्ट्रों की है जो पराजय हुई और मित्र राष्ट्रों की इसके अंदर विजय हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई, ये समाप्ति हुई अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराने से। अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और विश्व में किसी भी देश के द्वारा ये परमाणु बम का पहली बार प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा जापान पर। और इसी परमाणु बम के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था 1939 से लगा करके 1945 तक का, ये समय समाप्त हुआ। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से ही समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। तो समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से ही, यानी 1945 से ही शीत युद्ध के दौर की शुरुआत हो जाती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्रों में थे, लेकिन जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, तो ये परमाणु बम का जो रहस्य था, ये रहस्य सोवियत संघ को नहीं बताया गया, और उसने सोवियत संघ से इस रहस्य को छिपा करके जापान पर परमाणु बम गिराए। और यहीं से जो मित्र राष्ट्रों के अंदर थे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों, यहीं से शीत युद्ध की जो दौर है उसकी शुरुआत हो जाती है। शीत युद्ध के दौर के पीछे का जो कारण रहा, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के द्वारा ये साबित करना था कि विश्व में सबसे शक्तिशाली कौन है। अमेरिका खुद शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा है और सोवियत संघ खुद शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 1945 से लगा करके 1991 तक, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। 25 दिसंबर 1991 तक का जो समय था, और इस समय के मध्य दोनों गुटों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो एक युद्ध का माहौल था, जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, एक युद्ध का माहौल था। इसी संपूर्ण युद्ध के माहौल को, इसको कागजों का युद्ध, बंडलों का युद्ध, बातों का युद्ध, इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो ये एक युद्ध की जो स्थिति थी, इस संपूर्ण युद्ध की स्थिति का नाम दिया गया शीत युद्ध का दौर। हम इस अध्याय के अंदर शीत युद्ध का अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ क्या है? इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण, और प्रमुख कारण के अंदर यही बात रहेगी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के द्वारा महाशक्तिशाली बनने की होड़, और इस शक्तिशाली बनने की होड़ के अंदर दोनों ने जो हथियार बनाए, ये हथियार आपस में द्वंद्व के कारण बने। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे अपरोध का सिद्धांत। दोनों महाशक्तियों के पास बहुत सारी शक्ति होने के बावजूद इनके मध्य कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। कई बार युद्ध की ऐसी स्थिति बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध नहीं होने के पीछे जो सिद्धांत कार्य कर रहा था, वो अपरोध का सिद्धांत कार्य कर रहा था, जिसको अपरोध का सिद्धांत या रोक या संतुलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार दोनों महाशक्तियों के पास इतनी शक्ति होती है कि कोई भी युद्ध का खतरा है वो मोल लेना नहीं चाहता, दोनों दूर रहते हैं, जैसे अपरोध या रोक या संतुलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय के अंदर दोनों के मध्य जो संघर्ष था, वो सिर्फ धरातल पर विचारधारा को लेकर के भी संघर्ष था। अमेरिका था वो पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार कर रहा था, और सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार कर रहा था, और दोनों इस बात पर लगे हुए थे कि विश्व की सबसे शक्तिशाली और नियामक व्यवस्था है वो कौन सी हो सकती है, साम्यवादी हो सकती है या पूंजीवादी हो सकती है। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष था, उस संघर्ष का चरम बिंदु जो आया, वो आया 1961 का क्यूबा मिसाइल संकट। 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय एक बार के लिए ऐसा लगा कि संपूर्ण विश्व के अंदर युद्ध है वो होकर के रहेगा, लेकिन ये होते होते युद्ध बच गया। और इस क्यूबा मिसाइल संकट के बाद धीरे धीरे जो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो संघर्ष था, वो संघर्ष धीरे धीरे कम पड़ना शुरू हो जाता है। इसी के बाद हम पढ़ेंगे संयम के तर्क
कि किस प्रकार दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और जिम्मेदारी भरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंदर जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया कि ये युद्ध का रूप नहीं ले पाया। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन दोनों महाशक्तियों को चुनौतियां कहाँ से मिली कि ये शीत युद्ध का जो दौर था वो समाप्त हो गया। और इन दोनों को जो चुनौती मिली वो चुनौती मिली एक तो गुट निरपेक्षता से और एक मिली नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। गुट निरपेक्ष जो देशों का संगठन था, भारत इसका अगुवा बना और गुट निरपेक्ष के अंदर वे देश शामिल थे। इसमें ज़्यादातर जो देश थे वो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के देश थे, वो जो गरीब देश थे, अभी अभी औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए थे, ये देश गुट निरपेक्षता के अंदर शामिल थे। तो इन देशों ने यह तय किया कि वो न तो अमेरिका में शामिल होंगे, अमेरिकी गुट में शामिल होंगे, और न ही वो सोवियत गुट में शामिल होंगे, और वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे। तो अधिकांश जो गरीब देश थे वो गुट निरपेक्षता में चले गए। तो यहाँ से एक तो चुनौती मिली गुट निरपेक्षता, दूसरी मिली नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंदर, जिसके अंतर्गत न तो पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार किया गया और न ही साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसके बाद अपन इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता के बाद भारत और भारत से गुट निरपेक्षता का संबंध। हालांकि अपन गुट निरपेक्षता के बारे में कुछ बातें वो दूसरी किताब के अंदर जब भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे उसके अंदर भी अध्ययन करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर देखेंगे भारत के संदर्भ में गुट निरपेक्षता। भारत ने शीत युद्ध के इस दौर के अंदर जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, इस गुट निरपेक्षता की नीति से भारत को क्या लाभ हुए, ये चीज़ें भी अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और अपन लास्ट में यही कहेंगे कि गुट निरपेक्षता की नीति है वो भारत के लिए किस प्रकार लाभदायक रही, और वर्तमान के संदर्भ में भी इसकी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में भारत जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो भारत के लिए कितनी प्रासंगिक है। क्योंकि 1991 से सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके बाद कई आलोचकों ने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए कि वर्तमान में भारत की गुट निरपेक्षता नीति का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अपन समझेंगे कि वर्तमान में गुट निरपेक्षता नीति का क्या औचित्य है। इसके बाद अपन लेंगे दो ध्रुवीय विश्व का अंत। जैसे ही शीत युद्ध के दौर के अंदर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को गुट निरपेक्षता की ओर से और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ओर से चुनौती मिलती है, तो धीरे धीरे जो शीत युद्ध का दौर था वो शीत युद्ध का दौर समाप्त होना शुरू हो जाता है। दो ध्रुवीय अंत की शुरुआत में अपन ये देख सकते हैं कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को दो भागों में बांटने वाले जर्मनी को दो भागों में बांटने वाली जो बर्लिन की दीवार थी वो पूर्वी जर्मनी की जनता ने गिरा दी। जैसे ये दीवार गिरती है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थी बर्लिन की दीवार। और जैसे ही 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरती है, बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही जर्मनी जो दो भागों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और इस जर्मनी के एकीकरण के साथ ही जो दो ध्रुवीय विश्व था वो समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के अंदर अपन सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा सोवियत प्रणाली पर, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन का जो मूल कारण था वो कारण था सोवियत प्रणाली। अगर सोवियत प्रणाली कभी भी समाप्त नहीं होती, सोवियत प्रणाली का मतलब है सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जिस व्यवस्था को, जिस ढांचे को स्वीकार किया, जिस साम्यवादी व्यवस्था को स्वीकार किया, उसको हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हमारा फोकस रहेगा दूसरे अध्याय के ज़्यादातर किस पर? सोवियत प्रणाली पर। सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली का अर्थ, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, और सोवियत प्रणाली का जो समाप्त हुई, इस समाप्त होने के बाद सोवियत प्रणाली के जो परिणाम थे उन परिणामों की बात करेंगे। और अपन इसके अंदर ही शुरुआत करेंगे। मार्च 1985 के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव है, वो सोवियत संघ की जो पार्टी थी साम्यवादी, उसके महासचिव बनते हैं। और ये मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधारों की बात करते हैं। ये जैसे ही सुधारों को लागू करने का प्रयास करते हैं, तो लागू करने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए पहले नियोजन की आवश्यकता होती है, और बिना नियोजन के अचानक परिवर्तन किया जाना संभव होता नहीं है। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव जैसे ही मार्च 1985 के अंदर पार्टी के महासचिव बने, तो उन्होंने सोवियत प्रणाली के अंदर सुधार का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने सुधार के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अचानक उन्होंने सुधारों को लादा, जिसको अपन इस अध्याय के अंदर शॉक थेरेपी के नाम से पढ़ेंगे। अचानक परिवर्तनों को लादना, और इस
अचानक परिवर्तन के अंदर, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव पश्चिम के जो देश आगे बढ़ रहे थे उन देशों के साथ सोवियत संघ को बराबर लाना चाहते थे। पश्चिम देशों के अंदर जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी उससे खुद को जोड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने परिवर्तनों को लागू किया। लेकिन जनता थी वो बहुत ही तीव्र परिवर्तन चाहती थी और इस तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत शॉक थेरेपी के अंदर जो सोवियत प्रणाली थी वो पूरी की पूरी विघटित हो गई। और जैसे ही सोवियत प्रणाली विघटित हुई इसके साथ साथ जो सोवियत संघ था वो भी समाप्त हो गया। तो इस अध्याय के अंदर हम इस बात का अध्ययन भी करेंगे कि सोवियत प्रणाली के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने ही सोवियत प्रणाली में सुधारों का प्रयास शुरू किया था और जैसे ही इन्होंने सुधारों का प्रयास किया तो ये सोवियत प्रणाली वो समाप्ति की ओर निकल गई। जैसे ही सोवियत प्रणाली का अंत हुआ, मतलब सोवियत संघ का अंत हुआ और पीछे शक्तिशाली के रूप में कौन बच गया? अमेरिका बच गया। यहीं से शुरुआत मानी जाती है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की। अब विश्व की एकमात्र शक्ति कौन रह गया? अमेरिका रह गया। और 1990 के दशक के बाद से ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि विश्व की अधिकांश जो आर्थिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संगठन हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये अमेरिका के नियंत्रण के अंदर रहेगी। तो इसके अंदर अमेरिकी वर्चस्व के अंदर, वर्चस्व का मतलब हेगेमनी यानी ताकत, दादागिरी। अमेरिका अपनी ताकत है वो किस प्रकार बढ़ा रहा है? तो अपन अमेरिकी वर्चस्व के अंदर अमेरिकी कि विभिन्न शक्ति के जो क्षेत्र है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका कितना शक्तिशाली है, आर्थिक ताकत के रूप में अमेरिका कितना शक्तिशाली है, ढांचागत ताकत के रूप में अमेरिका कितना शक्तिशाली है, सांस्कृतिक वस्तुओं की पहुंच के रूप में अमेरिका कितना शक्तिशाली है। तो हम इन क्षेत्रों की बात करेंगे कि अमेरिका किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि अमेरिका है वो, इन क्षेत्रों के साथ हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी जो वर्चस्व है, इस अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हम करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध से। और प्रथम खाड़ी युद्ध के अंदर इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर लिया और कुवैत को अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तो कुवैत को इराक से मुक्त करवाने के लिए अमेरिका के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जिसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रथम खाड़ी युद्ध से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद अमेरिका ने विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न भागों के अंदर जो ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया, ऑपरेशन इन्फिनिटी ट्री चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इसके साथ साथ हम जो अमेरिका के अंदर 9/11 की घटना घटी, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जो आतंकवादी हमला हुआ और इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ प्रारंभ की, उसका अध्ययन हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के बाद हम जाएंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमें ये कहती है कि शक्ति कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। शक्ति के ध्रुव है, शक्ति के केंद्र है, वो परिवर्तित होते रहते हैं और धीरे धीरे शक्ति के जो केंद्र है वो परिवर्तित होते रहे। और शक्ति के जो परिवर्तित हो रहे हैं केंद्र, उसके अंदर हम विशेषतः चर्चा करेंगे यूरोपीय संघ की, कि किस प्रकार यूरोपीय संघ है वो शक्तिशाली हो रहा है और अमेरिका को यूरोपीय संघ की ओर से चुनौती मिल सकती है। यूरोपीय संघ के साथ साथ हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के अंदर हम आसियान की चर्चा करेंगे, आसियान की चर्चा करेंगे। और आसियान के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है, एक समय ऐसा था जब चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद ये स्वतंत्र हुआ। 1950 में भारत ने इसने मान्यता दी। 1978 के अंदर चीन ने जो है अपने ओपन द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति को स्वीकार किया। और इसके बाद चीनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो अचानक एक जो छलांग आई, अचानक जो इसकी अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी, चीन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और जब चीन की बात आती है और भारत की बात नहीं आई, ये तो है ही नहीं। जब चीन का अध्ययन करेंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम भारतीय अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर चीन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और शीत युद्ध के दौर के अंदर भारत और चीन के जो संबंध थे उसकी बात भी हम इसके अंदर कर लेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के अंदर।
जब चीन तक पहुंच गए हैं तो आगे हम एशिया में प्रवेश कर ही गए हैं, तो आगे हम भारत में प्रवेश कर जाएंगे और चर्चा करेंगे समकालीन दक्षिणी एशिया की। ये जो संपूर्ण दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है, भारत और भारत के पड़ोसी देश, ये पूरे के पूरे इनका अध्ययन करेंगे। इस दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे, और विशेषताओं की चर्चा के साथ साथ इन देशों के मध्य जो आपसी संबंध पाए जाते हैं, इन संबंधों की चर्चा करेंगे। और संबंधों की चर्चा में हम विशेष ध्यान ये रखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग देशों के अंदर शासन प्रणाली है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से स्थापित हुई है। तो इसके अंदर अपन भारत को लेंगे केंद्र बिंदु के अंदर, और भारत के साथ भारत के जितने भी जो पड़ोसी देश है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान की चर्चा बहुत ही बड़ी विस्तृत तरीके से करेंगे, पाकिस्तान को पढ़ेंगे हम, चीन की चर्चा इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि समकालीन दक्षिणी एशिया के अंदर हम इस क्षेत्र की चर्चा के अंदर भारत के पड़ोसी दो देशों की बात नहीं करेंगे। एक तो हम चीन की बात नहीं करेंगे, चीन की बात हम दूसरे अध्याय के अंदर जब भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे, चौथा अध्याय जब भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे उस समय बात कर लेंगे। और एक हम म्यांमार की बात नहीं करेंगे, न तो मित्रों में करेंगे और न ही समकालीन दक्षिणी एशिया के अंदर करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे। इसको छोड़ करके भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, हम पाकिस्तान की चर्चा भी करेंगे, हम नेपाल की चर्चा करेंगे, हम भूटान की चर्चा करेंगे, बांग्लादेश की चर्चा करेंगे, मालदीव की चर्चा करेंगे, श्रीलंका की चर्चा करेंगे, लेकिन चीन की चर्चा हम इसके अंदर नहीं करेंगे इस अध्याय के अंदर। तो इन सभी देशों का अध्ययन करेंगे। इन देशों के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से स्थापित हुई। पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रकार पाकिस्तान में शुरुआत में लोकतंत्र था, लेकिन बाद में लोकतंत्र की जगह वहाँ सैन्य तंत्र स्थापित हो गया। बांग्लादेश के अंदर भी शुरुआत के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश खुद पहले पाकिस्तान का हिस्सा था जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो बांग्लादेश के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। प्रारंभ में बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ऐसे देश रहे हैं जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र था लेकिन बाद में सैन्य तंत्र स्थापित हो गया। तो यहाँ किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई और किस प्रकार सैन्य शासन सत्ता स्थापित हुई, इसका अध्ययन हम करेंगे। और हम इसके साथ देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था के अंदर सैन्य जो तत्व है वो हावी है और स्थायी रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हो पा रही है। तो हम इसके अंदर कारण खोजने का प्रयास करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के अंदर वो स्थायी रूप से है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो रही है। बांग्लादेश के साथ हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश है वो स्वतंत्र हो जाता है और किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर स्थायी रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। हम नेपाल के अंदर बात करेंगे कि और नेपाल के अंदर जो माओवादी समस्या है वो किस तरीके से उत्पन्न होती है और नेपाल में किस तरीके से जो राजशाही है वो समाप्त होती है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। नेपाल के साथ हम भूटान की बात करेंगे, भूटान के और हमारे जो बड़े प्यारे और मित्रतापूर्ण जो संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। भूटान के साथ बांग्लादेश के साथ संबंधों की भी बात करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से जो विवाद के मुद्दे हैं उनकी। श्रीलंका की चर्चा करेंगे और श्रीलंका के अंदर अपन विशेष ध्यान रखेंगे कि जो सिंहलियों और तमिलों के मध्य जो संघर्ष हुआ था, जो जातीय संघर्ष की बात थी, उसका अध्ययन करेंगे। मालदीव के साथ जो हमारे अच्छे संबंध है उसका भी अध्ययन करेंगे। इस तरीके से इस समकालीन दक्षिणी एशिया के अंदर जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सारे पड़ोसी देशों का हम अध्ययन करेंगे। समकालीन दक्षिणी एशिया के बाद हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की। क्लास 12th के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर सबसे जो बड़ा संगठन दे रखा है और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ को हम बड़े विस्तृत पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र पहले शुरुआत हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों होने चाहिए, और उसके बाद हम यूएनओ पे आएंगे, यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य, और अंतिम में हम ये भी मांग करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अंदर वर्तमान में सभी देशों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बने। हम इस बात का समर्थन करेंगे, इसके पक्ष में हम तरक्की भी देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ हम थोड़ा सा विश्व बैंक को भी पढ़ेंगे। विश्व बैंक के साथ साथ हम WTO की भी पढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन है उसको भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम जो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की जो गैर सरकारी संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका अध्ययन भी करेंगे।
आइए ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसका अध्ययन भी करेंगे। ह्यूमन राइट वॉच है इसका भी अध्ययन हम करेंगे, और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका अध्ययन भी हम करेंगे। उसके बाद हमारा अगला अध्याय आएगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये एक ज्वलंत मुद्दा रहेगा, समकालीन विश्व में सुरक्षा। और सुरक्षा की अवधारणा को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक अवधारणा के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक देश को दूसरे देश से, एक देश की सेना को दूसरे देश की सेना से किस प्रकार खतरा रहता है। और गैर पारंपरिक अवधारणा के अंदर ये समझने को प्रयास करेंगे कि वर्तमान में दूसरे देश की सेना के साथ साथ मानवता को जो खतरा है वो कहाँ से है, और इसके साथ वर्तमान में जो खतरे के नए नए स्रोत उत्पन्न हो रहे हैं हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे आतंकवाद है, साइबर अपराध है, और जो नए नए स्रोत उत्पन्न हो रहे हैं इन नए स्रोतों की चर्चा भी हम करेंगे। इस किताब के अंदर दो अध्याय दिए हैं, एक पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन और एक वैश्वीकरण। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन का पॉलिटिकल साइंस से सीधा तो कोई संबंध होगा नहीं, फिर भी आपकी किताब के अंदर पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन को दिया है, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उन प्रदूषणों को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियो कार्बन प्रदूषण है, ये सारी जो प्रदूषण है, ओजोन सरण की सुरक्षा के बारे में, विश्व की साझी सत्य के बारे में, किस प्रकार संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, इसका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के अंदर लोहा है, तांबा है, ये जो एक सीमित मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बात करेंगे, और इसके साथ हम सतत विकास की जो बात है उसका अध्ययन हम बड़े विस्तृत करेंगे। और उसके बाद आएगा हमारा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जो अंतिम पार्ट। ये दोनों अध्याय पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण आपकी ज्योग्राफी में भी आएंगे, तो ज्योग्राफी में अध्ययन हो जाएगा, और काफ़ी हम भी इसके अंदर जो मेन मुख्य बातें हैं उसका अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण के अंदर वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ेंगे, वैश्वीकरण का कारण पढ़ेंगे, और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। और विशेष तौर से मैं ध्यान दूंगा वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित किया है, किस प्रकार जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जो मानवीय पक्ष था वो धीरे धीरे किस प्रकार दब रहा है, किस प्रकार वो भारतीय संस्कृति को नकारात्मक ढंग से, जो भारतीय संस्कृति का रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, बच्चों के बोलने चालने का जो तरीका है, जो हमारे व्यवहार है, इसके बारे में हम वैश्वीकरण के अंदर चर्चा करेंगे, और इसी के साथ हम इस किताब को ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम इस तरीके से रहेगा। हमारे कुल 9 अध्याय है, इसके अंदर 9 अध्याय हमारे कंटिन्यू चलेंगे। शीत युद्ध का दौर, 2 ध्रुवीय विश्व का अंत, जिसके अंदर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद अमेरिका एकमात्र शक्ति बनता है, तो अमेरिका का वर्चस्व, फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और उसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी संपूर्ण योजना रहेगी। मैं डेली 8:30 बजे आपके YouTube चैनल पर लाइव मिलूँगा, और 1 घंटा भर की हम जो क्लास हैं उसको विस्तृत बढ़ाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके 12वीं क्लास के बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। इसके साथ साथ प्रत्येक अध्याय के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कमल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको वहाँ अवेलेबल करवा दूँगा। बोर्ड के जितने पेपर है, जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किए थे, वो मैं एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल आपको करवा चुका हूँ। इसके अतिरिक्त जितने भी मॉडल पेपर है, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको एग्ज़ाम के समय मैं बता दूंगा। एक और अपन क्लास देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ होती है कि बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको पेपर लिखना कैसे है। तो मैं आपको इन क्लासों के साथ और अंतिम के अंदर ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार लिखना है। आपको कम आता है लेकिन फिर भी आप कितना अच्छी तरीके से पेपर लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे ला सकते हो, तो मैं इस पर ही आपकी क्लास दूंगा। नियमित रूप से जुड़े रहे।